पहले मैं आरएसएस में भी था, आरएसएस के लोग मुझे पसंद थे, नरेंद्र मोदी भगवान थे, अमित शाह फूफा था, ये सारे लोग पसंद आते थे। मोहन भागवत तो गॉड फादर था। याद है मुझे जब मैं ग्रेजुएशन में था तो लोग कहते थे कि अरे ये तो वामपंथी है, फलाना आदमी वामपंथी है। तो मुझे लगता था वामपंथी मतलब कोई कोई आतंकवादी होता है। तो मेरे तक वो विचारधारा नहीं पहुंची। तो पहली बार जब शिक्षा उपलब्ध हुई, किताबें उपलब्ध हुई, दोस्त उपलब्ध हुए, पहली बार मैं किसी मुस्लिम के साथ एक छत में रहा, पहली बार अलग अलग कास्ट के लोग मिले, तो मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। इत्तेफाक से मुझे अच्छे रूम पार्टनर मिले। वो कोई आईआईटीएन था, अभी उनमें से कई आईएएस है, एक की 299 रैंक थी, कई आईआरएस है, कोई जीएसटी कमिश्नर है। तो मुझे अच्छे रूम पार्टनर मिल गए। तो जब वो बहस करते थे तो मुझे उनसे तो मैं बहस करता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीत रहा हूँ। पर जब मैं घर में आता, कमरे में आता, तो मैं रियलाइज करता था कि मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ और मेरे अंदर कुछ कमी है। तब मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी रियलाइज हुई कि मेरे अंदर कोई कमी है जिसे मुझे सही करना चाहिए। ओके, ये वीडियो मैंने इसलिए देखने का आज फैसला किया क्योंकि मैंने जो इसका टाइटल देखा था ना ऊपर से ही, तो मोदी वॉज माई गॉड एंड अमित शाह वॉज माई अंकल। तो मैंने इसका ये सीन पहला ही देखा तो मुझे लगा यार कि क्या बात कर रहे हो तुम यार, ठीक है। बट फिर भी मैंने देख लिया ये वीडियो। ये एक्चुअल में एक एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन आई थिंक ये यूट्यूबर ही है। और जैसे ध्रुव राठी लेफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू के यूट्यूबर हैं, उसी तरीके से ये भी एक और श्याम मीरा नाम है इनका, एक लेफ्ट की ही पॉइंट ऑफ व्यू के यूट्यूबर हैं। तो बेसिकली आपको मिलते नहीं है कि मेरे लिए तो भगवान थे मोदी जी, ये वो उस टाइप से बता रहे हैं कि मेरे लिए पहले ऐसे था और इन सबको मैं अच्छा मानता था और फिर मैं कॉलेज में गया और वट जो भी है। अब ये क्या है, इन्होंने कहा मैं आरएसएस में था, ठीक है। आरएसएस में तो यार एक बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। आरएसएस तो एक नॉर्मल, अगर आप लोगों ने कभी कोई भी आरएसएस का देखा होगा, भाई एक कम्युनिटी के लोग जाके पार्क में सुबह सुबह जैसे पीटी की एक्सरसाइजेस नहीं करते, बेसिकली मूवमेंट एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो भी कर रहे होते हैं ऐसे। तो वो बच्चा भी क्लेम कर सकता है कि मैं आरएसएस में था। आरएसएस में था भाई, आप किस एज में थे, आपने क्या किया, पहली बात तो कोई प्रूफ नहीं है। पर ठीक है, अगर हम इनका मान भी लेते हैं कि ये ठीक ही कह रहे होंगे, प्रॉपरली होंगे आरएसएस में, तो बेसिकली यहाँ पे क्या एक्सरसाइज हो रही है ये सोचो। ये एक्सरसाइज हो रही है, इसको कहते हैं कंप्लीट स्ट्रॉमैन करना। कंप्लीट स्ट्रॉमैन, ये बेसिकली एक टिपिकल कैरिकेचर बना रहे हैं उस व्यक्ति का जो बीजेपी को सपोर्ट करता है। कि जो एक टिपिकल बीजेपी का सपोर्टर है, जिसको कुछ नहीं पता, जो कॉलेज में आया है, वो गंवार है, उसको आरएसएस वालों ने भटका रखा है, मोदी को वो भगवान मानता है। क्यों मानेगा भाई भगवान? मोदी इज़ अ पॉलिटिशियन भाई, सर्विस प्रोवाइडर है वो। बीजेपी एक पार्टी है जो कि सर्विस प्रोवाइडर है। नहीं मानते, मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को, मोदी जी को एज ए प्राइम मिनिस्टर भी मैं सपोर्ट करता हूँ, बट भगवान नहीं मानता, इंसान मानता हूँ, फ्लॉड मानता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के साथ डिसएग्री भी करता हूँ जो इनके इनके डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर। भगवान मानने वाली कोई बात ही नहीं है। ये एक्चुअल में लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों का नज़रिया है बीजेपी सपोर्टर्स के प्रति कि ये लोग मोदी को भगवान मानते हैं। नहीं भाई, हम नहीं मानते। ये चूजे नहीं है जो प्रोग्राम हो गए सडनली, या ये कोई रोबोट्स नहीं है जो प्रोग्राम किया हुआ है इन्हें। भाई ये इंसान है, ये भी चीज़ों को देखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम चीज़ों को देखते हो तो ये लोग भी चीज़ों को देखते हैं, इनको भी पता है दुनियादारी के बारे में। मार्क्स मार्क्स की बुक से तो बेसिकली इन्होंने एक कैरिकेचर बनाया कि एक है अनपढ़ बंदा जो ऐसे बैकग्राउंड से आया, जिसको किताबें उपलब्ध नहीं है, शिक्षा उपलब्ध नहीं है, यानी कि वो गंवार है, अनपढ़ है, फटेचर बैकग्राउंड से आया है, ठीक है। वो मोदी को भगवान मानेगा। क्यों? क्योंकि वो आरएसएस में गया था, आरएसएस वाले ब्रेन वॉश कर रहे थे। ये इनकी नज़रों में कैरिकेचर है उस बंदे का, ठीक है। और वो बंदा मानेगा कि अरे कम्युनिस्ट जो हैं और मार्क्स जो हैं और जो वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट वामपंथी, हिंदी में वामपंथी कहते हैं उन्हें, वो उनको वो आतंकवादी मानता है। भाई वो हैं आतंकवादी। कितनी ऑर्गेनाइजेशंस गिनाऊं, कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आर्म्ड ये जो हमले करते हैं लोगों के ऊपर। इंडिया में एक पूरा का पूरा रीजन है जिसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। ऊपर बिहार से लेके, असम से लेके, वेस्ट बंगाल से लेके नीचे तमिलनाडु तक, ये सारे स्टेट में किसी न किसी हद तक उन लोगों का एक ठीक
ठाक असर रहा था। सरफरोश एक मूवी है, ठीक है। वैसे तो अगेन बॉलीवुड बहुत कम ऐसी मूवीज़ बनाता है जिसमें एक्चुअल में कोई सब्सटेंस हो, लेकिन सरफरोश मूवी आप देखना भाई, उसके उसमें सब्जेक्ट उठाया गया है प्रॉपर कि इंडिया में माओवाद के नाम पे होता क्या है। माओवाद क्या है? वामपंथ का ही आर्म्ड वर्जन है ना। नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में, असम में, कहाँ कहाँ इन लोगों ने, मतलब इंडिया में इन लोगों ने हज़ारों लोगों को मारा है। हज़ारों, लाखों होंगे शायद जिनको इन्होंने मारा है। तो वो क्या है भाई? छत्तीसगढ़ क्या है वो? कांग्रेस के ही एक लीडर को, सुकमा नाम की एक जगह थी आई थिंक, कुछ सालों पहले एक बड़े लीडर थे कांग्रेस के जो वहाँ गए और पूरे उनके कॉन्वॉय को ही उड़ा दिया। उसमें एक बड़ा लीडर भी कांग्रेस का मारा। तो ये कौन है भाई? ये आतंकवादी नहीं है? तो भाई होते हैं वामपंथी आतंकवादी, ठीक है। और वामपंथ दुनिया का सबसे, जिसे कहेंगे, निखट्टू आइडियोलॉजी है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सबके साथ फैमिली में ना, 4 बंदों की फैमिली में अगर आप कम्युनिज्म या सोशलिज्म चला रहे हो ना तो चल जाएगा। देश में नहीं चलता। जितने देशों ने इस आइडियोलॉजी को अपनाया सब बर्बाद हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितने संसाधन थे, इतने संसाधन होने के बावजूद भी वो बर्बाद हो गए। रशिया में, जहाँ ये सबसे लंबे समय तक चली है, जहाँ पे ये आइडियोलॉजी, दुनिया का सबसे रिसोर्स रिच कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी यूरोपियन साइड पे रहती है, सफ़ेद लोगों की कंट्री है, सो कॉल्ड। डेवलप्ड होनी चाहिए थी ना। सबसे ज़्यादा संसाधन, टेक्नोलॉजी भी उनके पास सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा संसाधन, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा लैंड रिसोर्सेज, हर कुछ। फिर भी क्यों 10-12 हज़ार 14 हज़ार आई थिंक उनकी पर कैपिटा इनकम है? क्यों है? अमेरिका की $65,000 क्यों है इनकम पर कैपिटा, जबकि अमेरिका की पॉपुलेशन 3 गुना ज़्यादा है, या शायद उससे भी ज़्यादा, 3 गुना से ज़्यादा है। भाई सबसे अच्छी आइडियोलॉजी तो चल रही थी यहाँ पे इतने साल तक, 1919 से लेके जब बॉल्शेविक रेवोल्यूशन आया तो 1991 तक। तो विखंडों के, टूट टूट के, चूर चूर के हो गया। एक नंबर की झंडू आइडियोलॉजी है भाई वामपंथ, ठीक है। तुम पता नहीं कहाँ पढ़ रहे थे और तुमको किसने कहाँ पढ़ा दिया। अगर तुम इतने ही बड़े गंवार थे, ठीक है, कॉलेज में जाने से पहले अगर तुम्हें शिक्षा और किताब ही उपलब्ध नहीं थी, जो इतना ही बड़ा गंवार होगा उसको तो जो ही बात बता दी जाएगी उसको तो वही अमेजिंग लगेगी ना। तो तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से भी तुम एक नंबर के, मतलब इलॉजिकल तो सुन लग ही रहे हो। छोड़ो शब्द क्या यूज़ करना भाई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, बस तुम्हारी बातों के ऊपर बात हो रही है इस वक्त। तुमने बेसिकली ये बोला कि मुझे कुछ नहीं पता था तो मैं बेवकूफ़ था, फिर मैं कुछ कहीं गया, वहाँ मुझे कुछ लोगों ने किताबें और दी और मुझसे बातें करी और उससे मेरी आंखें खुल गई। हो सकता है तुम्हें कुछ नहीं पता था तो तुम जहाँ पहली, जिसको भूख लग रही होती है ना बहुत तगड़ी, उसको तो भाई 2 दिन पुरानी रोटी भी दोगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगी, जिसने 7 दिन से खाना नहीं खाया उसको। पर जो नॉर्मल लाइफ में जी रहा है उसको अगर तुम 2 दिन पुरानी रोटी दोगे उसे समझ आ जाएगा भाई ये तो फ्रेश नहीं है खाना। ये लोग मार्क्स को डिफेंड कर रहे हैं लिटरली, मतलब करोड़ों लोग मरे हैं इन इन चीज़ों की वजह से। करोड़ों लोग पिछले 100 साल के अंदर, करोड़ों, और करोड़ों मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 25-30 करोड़ लोग मरे हैं इस आइडियोलॉजी के पीछे। और कुछ देने के लिए नहीं है इसके पास, रिजल्ट दिखाने के लिए कि 25-30 करोड़ दुनिया की जनता को इन्होंने सफाया कर दिया। जितने चाइना में मरे हैं माओ के दौरान में, ठीक है, 100 मिलियन तक कुछ लोग कहते हैं, 60-70 मिलियन स्टालिन के दौरान यूएसएसआर में मरे हैं। तब मैं बोल रहा हूँ 20-25 करोड़, ठीक है, 16-17 करोड़ तो यही हो गए भाई। उसके बाद पोल पॉट ने कंबोडिया में मारे। ये सब कौन थे भाई? आज भी कोलंबिया में फार्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वही जंगल में गोरिल्ला वॉरफेयर करने वाले, उनको शांत की कर दिया था आई थिंक, दोबारा से रिसर्जेंस उनका आ गया, ठीक है। निकारागुआ में अभी भी चलती है कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट। कुत्ते वाली हालत है जनता की वहाँ पे। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वाली कंट्री है वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया से ज़्यादा ऑयल है उनके पास, ठीक है। साउथ अमेरिका से क्लोज कंट्री है। एक साइड ब्राज़ील है, सॉरी एक साइड गयाना है बट ब्राज़ील भी उसके साथ ही लगता है। एक साइड कोलंबिया है,
शिपिंग लेन से सीधा डायरेक्ट यूएसए को अगर वो भेजना चाहे तेल उनको कितना सस्ता पड़ेगा। ये सब होते हुए भी ब्रेड नहीं मिलती उनके स्टोर में। आधी जनता भटक रही है दूसरे देशों में रिफ्यूजी बन के, कुत्ते जैसी हालत में। डॉक्टर फटीचर हालतों में यूएसए का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है वामपंथ भाई, जो वामपंथ ने दिया है दुनिया को। तो 20-25 करोड़ बंदा मर गया ये वामपंथ को साबित करने के चक्कर में। पेट नहीं भरा अभी तक। कौन सा बड़ा जब ब्लंडर कर दोगे तब तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि भाई नहीं चलती है आइडियोलॉजी। और भाई मेरे रेटरिक मत दे, ये बता कि आरएसएस ने एग्जैक्टली क्या बोला था या बोलना चाहता है आरएसएस में, और फिर ताकि कोई बंदा बता पाए तेरे को कि भाई ऐसा तो कोई है ही नहीं आरएसएस के मैनुअल में। क्योंकि इसने क्या बोला, मैं आरएसएस में था, मैं नफरत करता था। आरएसएस ने क्या ऐसा बोला जिसने तुम्हें ये सोचने पे मजबूर किया कि तुम्हें इनसे नफरत करनी चाहिए, किसी भी लोगों से जिन भी तुमने नाम लिया? क्या आरएसएस में बताया जाता है कि एक सर्टेन धार्मिक ग्रुप से या एक सर्टेन कास्ट ग्रुप से या सर्टेन किसी भी उससे नफरत करनी चाहिए? क्या आरएसएस की किसी भी बुक में आइडियोलॉजी में लिखा हुआ है कि सर्टेन कास्ट के लोगों को हम वो करेंगे बहिष्कार, या सर्टेन रिलीजन के लोगों का हम बहिष्कार करेंगे? कहीं नहीं लिखा हुआ। ये होता है लो आईक्यू प्रोपेगेंडा, जिसको लो आईक्यू लोग देखते हैं और उनको लगता है हाँ ये तो सही कह रहा है। ये एकता कपूर के सीरियल जो है ना बालाजी टेलीफिल्म्स के, ये इस लेवल की चीज़ें और ये 2 कौड़ी की घटिया रोमांटिक बॉलीवुड फिल्में देख देख के जिनके दिमाग फ्राई हुए हैं, 70 आईक्यू के जो लोग हैं, वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फॉलो करते हैं। अफसोस की बात यह है कि उनकी संख्या बहुत बड़ी है। अफसोस होता है यार, ये यूथ है आने वाले दिन, क्या फ्यूचर होगा यार अगर ऐसी यूथ है और इनके पीछे लोग लगे हुए हैं? क्या फ्यूचर होगा इस कंट्री का? लाइक ये व्यक्ति आज स्नेक ऑयल बेच रहा है भाई, आज कह रहा है सिगरेट पियो इससे बनेगी बॉडी, ऐसी बातें कर रहा है लिटरली। अगर आप समाज के सेंस में या पॉलिटिक्स के सेंस में या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के सेंस में अगर आप सोच के देखो, अगर इतने ही गंवार है ना बीजेपी के लोग भाई, तो बस ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ के ना कहानियां मत सुना, जाके किसी रियल बंदे से बहस कर। जाके जो भी व्यक्ति बात करता है प्रॉपर अपना आइडिया एक्सप्लेन करता है राइट विंग का, या आई वोंट से राइट विंग क्योंकि आई डोंट थिंक आई एम राइट विंग पर्सन, आई थिंक आई एम लिबरल पर्सन, आई एम क्लासिकल लिबरल। बट ये जितने भी हैं राइट, ये आनंद रंगनाथन है, जे साई दीपक हैं, ये सारे लोग कौन है? विचारक है ना, जो लेट्स से बीजेपी की साइड के या फिर ट्रेडिशनल साइड के, कंजर्वेटिव साइड के विचारक हैं ये सब के सब। इनमें से और अगेन भाई इनमें एथियस्ट भी हैं, इनमें हर तरीके के लोग हैं, साइंटिस्ट भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इनसे करो बात जाके, ज़रा उनके सामने टिक के दिखाओ ज़रा 5 मिनट के लिए, ये अपने आइडियाज़ बोलना ज़रा उनके आगे। वैचारिक तौर पे नंगा कर देंगे 2 मिनट में तुम्हारे को, क्योंकि तुम्हारा जो आइडिया है ये कौन है? ये वही लो आईक्यू, जैसा कि मैंने कहा, ये हो गया, ध्रुव राठी हो गया, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि मतलब जो व्यक्ति सी थ्रू कर सकता है इनके एग्जाम्पल को या रीड बिटवीन द लाइन कर सकता है इनके एग्जाम्पल्स को, इनकी बातों को, वो बंदा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार ये लोग इन्फ्लुएंशियल हैं समाज में, इनको लोग फॉलो कर रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में। तो इनसे इनका तो खैर चलो, इनके तो मज़े लगे हुए हैं, वो इनकी तो चांदी है। लेकिन जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं फॉर वट एवर रीज़न, चाहे उन्हें ये लग रहा हो कि ये हमारी साइड ले रहा है तो हम इसके साथ खड़े हो जाते हैं। साइड कोई किसकी नहीं होती भाई, साइड होती है ट्रूथ की। अगर तुम ट्रूथ की साइड पे हो, लॉन्ग रन में बेटर होगा सबके लिए। अगर तुम कम्युनिटी और आइडेंटिटी और इन चीज़ों के बेस पे साइड पे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे जिस जहाज़ में हम सब सवार हैं वो जहाज़ ही कमज़ोर हो रहा है बेसिकली।